नमस्कार, स्वागत है आपका जाने गाने मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज सोचिए, आज सुबह जब आप सब सो कर उठे तो अखबारों में क्या खबर थी। अखबारों में ये खबर थी कि इस्लामाबाद ईरान युद्ध पर सीज फायर डील को फाइनलाइज करेगा। वहां पर इस्लामाबाद में कौन कौन पहुंच रहा है? जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, ये लोग सब शाहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ बैठकर बात करेंगे। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, सैयद अब्बास अराक्ची, और जो वहाँ ईरानियन संसद के जो स्पीकर हैं, गलीबफ, वो शायद पहुंचेंगे, लेकिन उसको लेकर कॉन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन बातचीत की तैयारी पूरी है। मीडिया पर पूरा शोशा हो रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन चैनल्स अगर आप उठा के देखें तो वहां पर बाकायदा ड्रोन से कवरेज हो रही है। लाल कालीन बिछाया गया है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के लिए। तो एक बड़ा मोमेंट है ये इस्लामाबाद के लिए। और मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से लेके आज तक इतना बड़ा ग्लोबल मोमेंट शायद पाकिस्तान के लिए कभी नहीं आया। और वो इसीलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ये मौका दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट के रूप में आइसोलेट कर दिया था। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े फोरम्स पर भी पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं ले सकता था। लेकिन आज आप देखिए कि पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। और क्या इस चीज को देखकर आपका खून नहीं खौलेगा? आप अपने सरकार से सवाल नहीं करेंगे क्या? या फिर आप बीजेपी के लोगों से ये सुनेंगे कि अरे आप तो पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। आज देशभक्त कौन है सबसे बड़ा? हम आज जो सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारी नीतियों को क्या हो गया कि आज इस्लामाबाद वो सारी चीजें कर रहा है जो आज नई दिल्ली में होनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ हमने क्या किया है? हमने उठाकर अपने दो मंत्रियों को, जो लेजर आई मिनिस्टर्स हैं, जयशंकर और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी साहब को, वेस्ट एशिया बोल दिया है कि जाओ। एक को यूएई में बोला है बात करने के लिए, एक को कतर में कहा है कि तेल और गैस के लिए बातचीत करिए कि आखिर हम इस संकट से कैसे निपटेंगे। आखिर ये विदेश नीति क्या है? ये या तो हमारे समझ में नहीं आ रही है, या फिर एक ये विदेश नीति बिल्कुल ही उल्टी लाइन पर चल रही है जो किसी के समझ में नहीं आ रही है। और भारत की एक तरीके से दुर्दशा करके रख दिया मोदी जी ने। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट और डिप्लोमैट प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा हैं। डॉक्टर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन सर, ये क्या है आज इस्लामाबाद में जो चीज हो रही है, आज नई दिल्ली में नहीं हो रही, और उल्टा हमने अपने दो मंत्रियों को उठा के वहां भेज दिया कि जाओ आप। एस जयशंकर को यूएई में भेजा और हरदीप पुरी को बोल दिया कि आप जाओ कतर में बातचीत करो। आखिर हम इससे साबित क्या करेंगे जी? जी। देखिए, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है। और ये हमें समझने होगा कि पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है और हर मुमकिन उनको मदद कर रहा है, बल्कि चीन भी इसमें बहुत अहम किरदार, इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ईरान और टर्की और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी, सभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब ये डिप्लोमेटिक मेजर अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और इतने सारों का, देशों का कॉन्फिडेंस लेके ये ऑलमोस्ट ग्लोबल वॉर की तरफ जो जाने वाली थी, ईरान अमेरिका इसराइल की जंग को लेके इतनी तबाही मची, पूरे दुनिया में लोग परेशान हैं। तो उसको बातचीत के जरिए हल करने में अगर पाकिस्तान पेश पेश है, आगे है, तो मेरे ख्याल से ये उनकी कामयाबी है। और हम जो भी कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, वो खुद हमारा दोस्त अमेरिका और सऊदी अरेबिया, वो उसकी मदद कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी दोस्ती जो है कुछ काम की नहीं रही, और हम अपने आप जो है गलतियों की वजह से हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। ये कुछ भी देखिए, ये दूसरी गलती मेरे ख्याल से हो रही है। एक तो हमारे प्रधान जी इसराइल को गए 2 दिन पहले, हमला होने से पहले, कि पूरी दुनिया में इसका खंडन किया गया है और भारत में भी हुआ है। तो अब चूंकि ईरान को भेजना था, जब वो नहीं गए,
तो कम से कम ये मंत्रियों को ईरान को तो भेजना चाहिए था। उसके बरक्स अपोजिट में यूएई जो इजराइल का हामी है और ईरान के खिलाफ साजिश अभी कर रहा है, वहां भेजे हैं। और कतार भेजे हैं जो बेमाने हैं, क्योंकि कतार अब मीडिएशन से आउट हो गया है और उनकी गैस जो है 4-5 महीने तक आने वाली नहीं है। तो अब गैस आएगी तो तेल आएगी तो ईरान से आएगा। और ये दोनों देश यूएई और कतार भी मान गए, अगर वो दुश्मनी करते रहे, अमेरिका के साथ रहे, तो उनके जहाजों को भी जाने नहीं देगा। ईरान ने साफ कह दिया कि जो भी देश अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट करता है हमारे खिलाफ, उनके जहाजों को आने जाने नहीं देंगे। तो इनकी भारत की डिप्लोमेसी का क्या फायदा हो गया अगर ये दो देश, खास तौर पे यूएई, इतने हमले होने के बाद भी जो है अमेरिका के इसराइल के साथ मिलकर साजिश कर रहा है ईरान के खिलाफ, तो वो छोड़ेंगे नहीं वो। तो उनके ना गैस आएगी, ना तेल आएगा, ना फर्टिलाइजर आएंगे, ना एल्यूमिनियम आएगा, ना तिजारत फूड ग्रेन्स यहाँ से जाएंगे और दूसरी चीजें। तो ये मिसगाइडेड डिप्लोमेसी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कार्ड्स कैसा खेलना है इस डिप्लोमेसी में, ग्लोबल लेकिन पावर डॉक्टर पाशा गेम में। आज तेहरान भी तो भेज सकते थे ना, तेहरान जाकर मुज्तबा खामेनाई से मिल लेते जयशंकर। वो ज्यादा एक कन्विंसिंग स्टेप लगता, लेकिन ये चीज नहीं की भारत सरकार ने। वही तो मैं कहा कुछ देर पहले कि वहां जाना था इंस्टेड ऑफ कतार एंड यूएई। वहां जाके बातचीत करके जो है, जो भी हम कर नहीं सके अभी तक, चाहे वो जंग की खंडन करना या खामनाई, अली खामनाई की हत्या में शोक मता कॉन्डोलेंस मैसेज भेजना, या जो ईरान के जो जहाज में सेलर्स थे उनको अमेरिका द्वारा मार देना, और बहुत सारी चीजें कर सकते थे हम, वो कर नहीं पाए। अब विदेश मंत्री को भेज के जो है कुछ ना कुछ रेस्टोर कर सकते थे, बचा सकते थे हमारा इमेज। लेकिन उसको किए बगैर आग में जो हम तेल डाल रहे हैं। और ईरान के खिलाफ ये दो दो देश हैं जो सेंट्रल कमांड दिए थे, और यूएई खुलेआम ईरान के खिलाफ साजिश कर रहा है इसराइल के साथ मिलके। तो ये रॉन्ग स्टेप है। जैसा प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल को जाके अपने आप को आइसोलेट कर लिए थे, अलग थलग कर लिए थे, साइडलाइन कर लिए थे। तो जो भी दुनिया में एक्सपेक्ट करते थे कि इंडिया अपने इमेज से, इकोनॉमिक पावर से, न्यूक्लियर पावर से, अपने स्टेचर से, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं, उससे कुछ तो रोल अदा कर सकता था ब्रिक्स के जरिए। ये ब्रिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, उसको भी हम इस्तेमाल करने से कंदरा रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है, ये सभी नॉन अलाइंड फॉर्मर चेयरमैन, ब्रिक्स चेयरमैन, और तो ग्लोबल साउथ के लीडर बोल के जो बोलते हैं, और अच्छे ताल्लुकात ईरान से, सिविलाइजेशनल टाइज बोल के, ये सब इस्तेमाल नहीं करके जो है आप इन देशों से भीख मांग रहे हैं तेल और गैस की, जो ईरान के पास बहुत बड़ी मात्रा में है। लेकिन आज आम आदमी और इसे सर, डॉक्टर पाशा, आज कैसे देखेगा कि आज इस्लामाबाद बैठकर मध्यस्थता करवा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच में, और हम यहाँ तेल और गैस के लिए भीख मांगने के लिए हमने अपने दो मंत्रियों को भेज दिया। यही इंप्रेशन क्या नहीं चाहता? देखिए, अब हर एक भारतीय, चाहे वो भक्त हो, अंधभक्त हो, जो भी हो, मोदी भक्त हो, वो बताना नहीं चाहते, लेकिन हर एक भारतीय, आपके दिल में, मेरे दिल में दुख है, और गुस्सा भी है। कि ये दुख इस बात के है कि ये इतना इनकॉम्पिटेंस बता रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, हम कुछ भी नहीं। गुस्सा इसलिए आ रहा है कि ये गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं, और इसको सुधारने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है, कोई अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा है, कोई सिग्नल भी नहीं हो रहा। और वही जो पर्सनलाइज डिप्लोमेसी प्रधान जी की है, वही कंटिन्यूएशन हो रही है, जिससे नुकसान हो रहा है। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के सदा तरह मध्यस्थता करें। कम से कम ये ब्रिक्स की मीटिंग तो बुलाइए,
वहाँ कंसेंसस करिए, आपने क्या प्रयास किया, आपने किसी को मनाया, आपने किसी को ये जो हमला इलीगल हुआ है उसके बारे में समझाने की कोशिश की। और पूरी ब्रिक्स की लीडरशिप उम्मीद कर रही है भारत से, चाइना हो या रूस हो या इथोपिया हो या ब्राजील हो या साउथ अफ्रीका हो या दूसरे देश जो नए आए हैं, ईरान भी, ईरान ने खुद आग्रह किया। तो हम किसी की सुन नहीं रहे हैं, और जो पॉलिसी अमेरिका और इसराइल के हक में करते आ रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं, और उससे हम आइसोलेट होते जा रहे हैं। और हथियार भी इसराइल को देते आ रहे हैं, और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, और उनके संकट में हम आपके मदद करेंगे, आपके साथ हैं बोल के वही दोहरा रहे हैं, जो कि इसराइल अटैक कर रहा है एक देश के बाद, और अब सीज फायर अब उल्लंघन कर रहा है। यहाँ तक अब नौबत आ गई है कि ईरान में आवाज उठ रही कि जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होता आप डेलीगेशन मत भेजिए इस्लामाबाद को, देखते हैं कि क्या कर लेगा अमेरिका। तो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद रखिए बोल के वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब आवाजें उठ रहे हैं। हम जो है करंट जो फ्लो हो रहा है उसकी तरफ नहीं जाके हम ऑपोजिट में काम कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसी में है, बेहतरी में है, जो कि हमें पता चल रहा है कि हम किस मोड पे हैं, किस स्टेज में हैं, और कितना आइसोलेट हैं, कौन हमको सपोर्ट कर रहा है हमको इस इतने बड़े संकट में। देखिए, सबसे चीन के बाद सबसे ज्यादा हमारा इंटरेस्ट वहाँ इन्वॉल्व है। एनर्जी बल्क 2/3 वहां से आती है, ऑयल और गैस, फर्टिलाइजर्स, और फ्लाइट्स पूरे अब रीरूट करना है सभी एयरलाइंस को। लोग परेशान हैं इस ट्रैवल बैन से, एयर स्पेस बैन से। और सबसे बढ़ के वहाँ जो खतरा है उससे हमारा जीडीपी ग्रोथ अफेक्ट होगा। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सभी आंकड़े बदल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कि अगर $100 से ऊपर रहता है तेल तो बहुत बड़ा धक्का होगा हमारी इकोनॉमी को, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, यहाँ इन्फ्लेशन होगा, और जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा, जिससे और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगे। देखिए, मैं ये एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर जो $68 to $70 था जंग से पहले तेल एक बैरल, तो अब 100 के करीब है। तो $1 का इंक्रीज जो है, $2 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज हमारी तिजोरी में से जाता, सिर्फ $1 इंक्रीज से। तो अब $20 का अगर हुआ है तो हिसाब लगाइए कितना फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, और कितने लोग वहां से खाड़ी से वापस आ रहे हैं जंग की वजह से, जो अब हम रेमिटेंसेस वो भेज नहीं पाएंगे। और ये तवील अरसे तक बमबारी जंग जारी रही, तो वहां से रेमिटेंसेस जो 50-60 बिलियन डॉलर आते थे, जो कुशन होता था हमारे फॉरेन एक्सचेंज को, उसमें भी खतरा होगा। तो उसको सेफगार्ड करने की बजाय ईरान को मनाने के इसमें, और इसराइल को भी अपनी दोस्ती से फायदा उठाने के बजाय जो है, हम गलत काम एक के बाद करते रहे, कंपाउंडिंग मिस्टेक आफ्टर नहीं, लेकिन मिस्टेक। और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो भक्त लोग हैं, वो यही बताएंगे कि देखिए हमने कितना बड़ा 30 मार खान काम किया कि हमने अपने 2 मंत्रियों को भेज दिया उधर, इस्लामाबाद बातचीत कर रहा था और हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आके ये भी बताया जाएगा कि हम तेल और गैस का संकट भी खत्म कर देंगे। इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा है, आपको लग रहा है कि ये इसी तरीके का प्रोपेगेंडा इन दोनों मंत्रियों के आने के बाद भी चलता रहेगा? जी, जरूर चलेगा। जरूर बताएंगे कि हमने इतना बड़ा डील साइन कर दिया, और गैस का इतना मिलियन टन्स के एग्रीमेंट बढ़ा दिए हैं। लेकिन आएगा कहाँ से ये? कतार खुद कह रहा है कि 4-5 महीने लगेंगे उनको रिपेयर करने में, गैस पाइपलाइन इतना आसान नहीं है। और यूएई के पाइपलाइंस, ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज को भी काफी डैमेज किया है ईरान ने, तो उसको कई महीने लग जाएंगे इसको बहाल करने में। तो कहाँ से आएगा? और तीसरी बात यह है कि ये देश अभी भी ईरान के निशाने में है कि वो अब सेंट्रल कमांड अड्डा बनाए हैं, और यूएई इसराइल और अमेरिका की सपोर्ट कर रहा है, जो हमारे दुश्मन है। उनके जहाज बिल्कुल आने जाने नहीं देंगे, तो तेल कहाँ से आएगा वो? तो मेहरबानी करके कुछ जहाज भेजे ईरान ने, लेकिन आगे देखते रहेंगे कि बारीकी से कि हम क्या करने जा रहे हैं, और कौन दोस्त हैं कौन दुश्मन है।
और उनकी मुश्किल के संकट में कौन मदद करने आया, और हम चुपचाप रह के हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सिविलाइजेशनल टाइज से ईरान हम पे मेहरबानी कर देगा। ये गलत फहमी है। अगर सीज फायर टूटता है तो सबसे ज्यादा असर चीन के बाद भारत के ऊपर होगा, और ये बताना नहीं चाहते इनकी कॉम्पिटेंस से, और मुश्किल संकट में होगा। देखिए अब इलेक्शंस के बाद तेल और गैस की कीमतें और बढ़ेंगी, और सीज फायर टूटता है तो और परेशानी होगी भारतीयों को, और ये गवर्नमेंट इसमें कुछ कुल सीरियस मिलाकर, ठोस कदम उठा नहीं हाँ रही। नहीं तो पाशा सर, कुल मिलाकर ये जो दोनों मंत्रियों का जो दौरा है यूएई का और कतर का, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, उल्टा और हम अपनी हंसी करवाने के लिए वहां पर पहुंच गए, ऐसा लग रहा है। मुझे लगता नहीं कि इस विजिट से कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए हरदीप पुरी का बैकग्राउंड ही अब टेंटेड हो गया है। उन पे निशान पड़ गए हैं एप्स्टीन फाइल के सिलसिले में, जिस तरीके से उन्हें डुबियस रोल अदा किया है, और गवर्नमेंट जिस तरीके से उनको कवर अप कर रही है। और जहां तक विदेश मंत्री का फॉरेन पॉलिसी है, देखिए वो तो अब जीरो हो गया है। हम कहीं का नहीं रहे। और पाकिस्तान जो है लाइमलाइट में है, डिप्लोमेसी में, पीस अग्रीमेंट में, बातचीत में, और कॉन्फिडेंस अमेरिका से है, चीन से है, सभी देशों का मैंने जो जिक्र किया। तो हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान, जब जुल्फिकार अली भुट्टो थे प्रधानमंत्री, 74 में उन्होंने बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम एक कॉन्फ्रेंस की करी थी, जिसमें तकरीबन 25-30 हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट आए थे। उसको पाकिस्तान की डिप्लोमेसी में बहुत बड़ी कामयाबी बोल के बताते थे। तो वो बहुत बड़ा कारनामा था जुल्फिकार अली भुट्टो का। तो उसके बाद ये दूसरा इम्पोर्टेंट रोल पाकिस्तान अदा कर रहा है पीस के मामले में, इतने बड़े सुपर पावर्स के कॉन्फिडेंस से। तो ये हम कुछ कर नहीं पाए। अब 10-12 सालों में अगर देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या रोल है? कुछ नहीं है। हम पड़ोसियों से भी अलग थलग हो गए, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, या पाकिस्तान को छोड़िए, मालदीव से भी हमारे इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो पड़ोसियों के साथ भी हम अच्छे बहाल नहीं कर पाए हैं, और रूस और चीन तो दूर की बात है। और अमेरिका जो ये दोस्त स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं डोनाल्ड डियर फ्रेंड, वो भी हमको नजरअंदाज कर रहा है। और हमारे जो दूसरे पार्टनर्स हैं, सऊदी अरेबिया और कतार और इजिप्ट वगैरह, वो भी हमें दूर से देख रहे हैं, और कोई खास दिलचस्पी नहीं बता रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है, ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी, फ्लॉड डिप्लोमेसी और मिसगाइडेड डिप्लोमेसी हमें आइसोलेट करके रख दी है, और ब्रिक्स में इतना अच्छा गोल्डन मौका था, उसको भी गवा दिए है ये, और कुछ काम करने वाले नहीं है मेरे ख्याल से, जब तक यही हुक्मरान रहेंगे। जैसा ट्रम्प अपने कंट्री का इमेज खराब कर रहा है, उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। नेतन्याहू भी अपनी पर्सनल कुर्सी को जमाने के लिए जंग पे जंग, जंग पे जंग, हमले पे हमला करके जो है वो अपना कुर्सी और करप्शन चार्जेस से बचना चाहता है। और ट्रम्प भी इम्पीचमेंट से बचना चाहते हैं, और जो भी उनके खिलाफ बोलता है उनको डिसमिस कर देते हैं। तो यही माजरा यहाँ भी, भारत में भी है कि किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं। पार्लियामेंट में एक अच्छा डिसेंट बहस नहीं होता। फॉरेन अफेयर्स कमेटी में शशि थरूर खुद कहते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट मामले बहस में नहीं लिया लाए जाते। और किसी मंच पे भी जो है आर्टिकुलेशन का मौका नहीं दिया जा रहा है। सब वो एक प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वही फाइनल है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस में हो या डोमेस्टिक पॉलिसी में हो। दिस इज लीडिंग द कंट्री टू quite a disastrous situation. It will take many years to recover. We have lost. हम अपने बिल्कुल। गलतियों से हमारा इमेज जो बनना चाहिए था, जो स्टेचर होना चाहिए था, जो प्रेस्टीज होना चाहिए था, सब न्यू दिल्ली की तरफ देखते थे जब हम नॉन अलाइंड लीडर थे। तो अब इतना अच्छा सुनहरी मौका जो है ब्रिक्स लीडरशिप में, चीन और रूस और साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स बनने वाले हैं आगे अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। तो इनके साथ लेके
हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और 45% जीडीपी इनका साथ है। और ये फ्यूचर वॉइस है, ये अमेरिका खुद पहचान रहा है कि किस तरह से रैपिड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। उसको हम साथ लेके चलना चाहिए था, लेकिन हम अलग थलग हो गए इसी में। और हमारे दोस्त भी जो है नाराज होते जा रहे हैं, और कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि भारत जो करना चाहिए था वो क्यों नहीं कर रहा है। उनके दिमाग में भी जो है ऐसे सवाल उठ रहे हैं जैसे आपके और हमारे, कि ये क्या हो गया हमारे देश को, हम क्या करना चाहिए था, हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे बदलाव होगा। जी। चलिए, बहुत ही दुखद है जिस तरीके से हम पूरे इस प्रकरण को हैंडल कर रहे हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद में देखिए, इस्लामाबाद के लिए कितना बड़ा मोमेंट है। पाकिस्तान का जन्म जब से हुआ, मैंने कहा कि इतना बड़ा ग्लोबल मोमेंट उनके लिए नहीं था। और आज ये मौका मोदी जी ने पाकिस्तान को दिया है। और अब आप सोच सकते हैं कि कितना गुस्सा भारतीयों को इससे आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।